हेलो। गुड मॉर्निंग। Hi, good morning, sir. How are you? आपका तो अब तक सिर्फ यूट्यूब देख 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 के टाइम कटता है। सौभाग्य मेरे कि आपका दर्शन भी हो गया। Oh, thank you. Thank you. सर जी, मुझे मेरा कुछ क्वेश्चंस था। जी सर, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप। मेरा आपसे जो बात हुआ था, मैं इंडिया में फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता हूँ, ठीक है। हाँ। इधर मैं रीजनल मैनेजर हूँ। ओके। तो पोर्टुगल में मैं देख रहा था कि फ्रीलांसिंग का कुछ थोड़ा वे आउट इजी है। आपका वीडियो से जो दिखा, तो वहां पर मुझे अगर मेडिकल बिजनेस करना हो तो गवर्नमेंट के उधर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो तो पहले जानना पड़ेगा मुझे ना। कि जाके तो मैं डायरेक्ट बिजनेस शुरू कर नहीं पाऊंगा मेडिकल का ऐसे। तो उसमें क्या है, मेडिकल बिजनेस आपसे बात हुआ था तो आप बोले थे कि मेडिकल बिजनेस इधर अच्छा है। ऐसा है कि मेडिकल बिजनेस के लिए अगर तो आपको डायरेक्ट खुद आउटलेट खोलना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एग्जिस्टिंग एजेंसीज के साथ या शॉप्स के साथ या फार्मेसीज के कोई इक्विपमेंट सप्लाई करने हैं या कोई मेडिसिन सप्लाई करनी है जो ऑलरेडी आ रही है इंडिया से, या कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, या वो आप नए इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, वो पॉसिबिलिटीज आर हायर, वो हैं पॉसिबिलिटीज। उसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट ये करना पड़ेगा? जैसे मेडिकल कोई बिजनेस करने के लिए इंडिया में ड्रग लाइसेंस होता है, फूड लाइसेंस होता है, ऐसा जो जो रखना पड़ता नहीं, है। ड्रग लाइसेंस ये वो तो उनको रखना ना जिन्होंने डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करनी है। आपने तो डायरेक्टली कंज्यूमर को देना नहीं है कुछ, आपने तो जो एग्जिस्टिंग आउटलेट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी ड्रग लाइसेंस है, शॉप्स हैं या फार्मेसीज हैं, उनको देनी है, उनसे ऑर्डर लेना, आपने उनको डिलीवरी देनी है। उसके लिए कोई आपको स्पेशल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब्जेक्ट टू दैट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड है। बाकी तो अगर वो आपको सैंपल दे रहे हो फार्मेसी को या होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, वो आपका अप्रूव करता है तो आपको तो सप्लाई करनी है उसको। जस्ट उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला बिजनेस उसमें होता है ऐसा उधर, कोई ऐसा कोई बिजनेस चल। कोई स्पेशलाइज्ड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हो मेडिसिन या इक्विपमेंट्स ऑफ मेडिकल्स, तो उस समय आपको वो पैरामीटर देखने पड़ेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, क्या वो इंडिया का जो प्रोडक्ट है यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए जिनका काउंसिल उसने पास किया है उसको, उसका कोड क्या है, वो जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के वक्त आपको देखना है। आपका कुछ क्लाइंट है, जैसे आप बोल रहे थे कि मेडिकल का बिजनेस करते हैं, ऐसा कुछ है? मेडिकल का बिजनेस कर, क्योंकि दिस इज नॉट माय बिजनेस ऑफ मेडिकल, ये हमारा बिजनेस नहीं है। कुछ नहीं, आपका कुछ उसमें क्लाइंट्स आप बोले थे। अब बहुत से क्लाइंट्स कर रहे हैं ऑलरेडी, दे आर डूइंग द इक्विपमेंट्स के, वो इंडिया से भेज रहे हैं, दिल्ली से काम कर रहे हैं। तो बाकी जब आप हमारे साथ एंगेज हो जाते हैं तो हम उनके साथ भी कम्युनिकेशन आप करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा हमें अप्रोच किया है कि आप यहाँ हमारे लिए सपोर्ट करें। यहाँ यूरोप, पुर्तगाल में हम हेडक्वार्टर बना लेते हैं अपना, यूरोप में सप्लाई करनी है हमने, ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। तो जब आपका हमारे साथ में कोई नेगोशिएट इनिशिएट हो जाता है एग्रीमेंट वगैरह, तो वी कैन कंडक्ट यू के एक दूसरे क्लाइंट्स को हम फिर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि आपकी फील्ड का इनसे देखिए कुछ हो सकता है। एक ऑलरेडी और एक क्लाइंट है जो यहाँ पे है, पुर्तगाल में ही है वो, ही इज आल्सो वर्किंग सिंस लॉन्ग, वो यूरोपियन यूनियन के साथ में काम करते हैं ये मेडिसिन का ही। वो भी इंटरमीडिएट टाइप ही है, मतलब डायरेक्ट नहीं है जैसे आप काम करते हो, सिमिलर उनका काम है कि वो इधर की कंपनी और उधर की कंपनी दोनों के को कैलिब्रेशन करवाते हैं अमेरिकन कंपनियों के साथ। तो ही इज डूइंग वेल, वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे पुर्तगाल में हमारे क्लाइंट ही है, वो भी काम कर रहे हैं। और ये है तो इसमें मुझे फ्रीलांसर वीजा जो है मुझे कैसे लेना होगा तब? ये और इसको फ्रीलांसर जो वीज़ा नहीं होता, वीज़ा जो फ्रीलांसिंग तो एक एक्टिविटी है यहाँ पे, एज ए प्रोफेशनल काम करने की परमिट है वो।
कि पुर्तगाल के अंदर में आप ऑफिशियली एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग कर सकते हो। वो भी एज लाइक एक वर्क परमिट होता है, एक कंपनी के अंडर काम होता है, एक आप अपनी खुद कंपनी ओन करके काम करते हो, एक होता है कि आपकी कंपनी नहीं है, आप खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो, काम करते हो। दैट इज इट्स वन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ वर्क, इट इज नॉट ए वीजा। तो मतलब अगर ये वर्क परमिट रहा तो मुझे कौन सा वीजा में मैं रहूंगा? अगर फ्रीलांसिंग अगर रहा आप तो वर्क फ्री परमिट। अगर आप फ्रीलांसर हो तो इट मीन दैट आप इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हो। तो आप अपना खुद का कोई ना कोई काम कर रहे हो, डिफरेंट कंपनी के साथ में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या उनको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, या कोई अपनी एस्टेब्लिशमेंट आप स्टैंड कर रहे हो पुर्तगाल के अंदर में खुद के नाम पे। तो दैट्स मीन दैट उसके बेसिस पे आप अपना एंटरप्रेन्योर वीजा जो है प्रोसीड कर सकते हैं, उसको टाइप डी वीजा बोलते हैं। सेम वीजा कंपनी ऑनर को भी मिलता है, सेम वीजा प्रोफेशनल्स को भी मिलता है, सेम वीजा जिनके पास एक स्टार्टअप इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उनको भी मिलता है। वीजा कैटेगरी रिमेन सेम, लेकिन उनका टाइटल जो काम करने का वो डिफरेंस है। वो कंपनी ओनर है, दूसरा खुद का काम करता है, तीसरे के पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वो किसी कंपनी को अपना आइडिया बेच रहा है। तो दैट इज वीजा कैटेगरी रिमेन सेम। फ्रीलांस में अगर मैं नॉर्मल रेगुलर टैक्स पे करूँ तो मेरा टेम्पररी जो रेसिडेंट है, जो मेन टारगेट है, उसमें कितना समय लग जाता है? अगर आप एज ए इंडिपेंडेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड हो पुर्तगाल में और अपनी रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रही है, ईच मंथ आप मिनिमम वेजेस यहाँ पे जनरेट करके बता रहे हो गवर्नमेंट को, उसके अगेंस्ट आप अपना सोशल टैक्स कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हो, तो अप्रॉक्स आप 6 to 9 मंथ का ओवरऑल टाइम पकड़ के चलिए आपको रेजिडेंस कार्ड लेने तक का। क्योंकि देर आर टू डिफरेंट टाइप वेज हैं आपको ऑब्टेन करने के रेजिडेंसी। एक तो कि आप अपनी होम कंट्री से जैसे कि इंडिया से अप्रोप्रिएट वीज़ा लेके एंटर कर रहे हो, फिर तो क्विकली रेजिडेंस मिल जाएगा आपको, फिर तो आते ही आपको वीज़ा दिखाना है और रेजिडेंस कार्ड 2 ईयर का मिल जाएगा। अनदर वे होता है कि आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे एंटर कर रहे हो, यहाँ आने के बाद अपना रेजिडेंस प्रोसीड कर रहे हो, फिर आपको ज़्यादा टाइम लगता है, फिर 9 मंथ प्लस 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर, 1.5 ईयर तक का टाइम लग सकता है फिर आपको, क्योंकि आप अप्रोप्रिएट वीज़ा पे एंटर नहीं किए हो। तो आप कौन सा वाला सजेस्ट करते हो मुझे? जैसे मेरा आपकी आप आप देख लो, मेरे बोलिए। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी हाईली रिकमेंडेड कि आप अप्रोप्रिएट वीज़ा पे आएँ। ऑफ कोर्स नो डाउट आप पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, फिर आप एक्सप्लोरेटरी वीज़ा पे भी आ सकते हैं, आएँ घूमें फिरें, अपना कस्टमर ढूंढें, अदर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, और कोई पेंडिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लाई करें। उसके बाद आप वापस जाएं विद इन ए वैलिड वीज़ा, जो भी उन्होंने आपको परमिशन दी 30 डे की 40 डे की, दैट इज़ विजिट एक्सप्लोरेटरी वीज़ा होगा, वो टूरिस्ट कैटेगरी सी होता है। उस पर आके आप वापस जाएं, वापस जाके फिर आप एक अप्रोप्रिएट वीज़ा जो रेजिडेंस वीज़ा जिसको हम बोलते हैं डी वीज़ा, वो प्रोसीड करें एम्बेसी के साथ आपके प्रोफाइल के फ्रीलांस अकॉर्डिंग। के बेसिस पे डी यस कर फ्रीलांस के बेसिस पे डी वीजा मिल जाएगा? जी। फ्रीलांसिंग में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। एक तो वो ये देखती है एम्बेसी या अथॉरिटीज़ कि आपके पुर्तगीज टेरिटरी के साथ में, पुर्तगीज कम्युनिटी के साथ में क्या रिलेशन है, कमर्शियल रिलेशन कैसे हैं। जैसे आप रजिस्टर्ड हो, आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास टैक्स नंबर, आपके पास सोशल सिक्योरिटी है, आप ऑलरेडी ट्रांजैक्शनें कर रहे हो, एक आध कोई क्लाइंट भी है आपका यहाँ पे, या किसी कंपनी के साथ में आपने कोई नेगोशिएट एग्रीमेंट किया कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह से आपके जो कनेक्शन है, एक नंबर आपका कंप्लीट होता है कि आपके कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहे हैं, कि हैं आपके कनेक्शन वहाँ। फिर दूसरा वो देखते हैं कि आप के पास में प्लान ऑफ बिजनेस क्या है, एक्चुअल आपकी प्रोफाइल क्या है, और वहां जाके आप क्या करने वाले हो और कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या उसके बारे में आपको कुछ खुद पता है। आप एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को डेमोस्ट्रेट दे सकते हो कि हाँ मुझे तो मेडिसिन का काम करना, उसमें मुझे इतना एक्सपीरियंस है और वहाँ पे मैं इस तरीके से इसकी मार्केटिंग करूंगा, ये मैंने उसके ऊपर में रिसर्च की हुई है। एक अप्रोप्रिएट आपको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो आप करने वाले हो वहाँ जाके। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तीसरा वो देखते हैं बजट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि ये जो पैसा है, कितना पैसा इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपका लग सकता है, वाइबिलिटीज क्या है, कि अब वो पैसा आपके पास वाकई में है सर्वाइवल के लिए, बिजनेस को मूव ऑन करने के लिए, जो भी आप प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो, क्या वो पैसा है। अगर नहीं है तो वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा वो पैसा आपको। ये तीसरा फैक्टर। अगर ये 3 फैक्टर आपके सही हैं तो डी वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आपको। और ये जो D2 जो आप प्रमोट कर रहे थे, हम्म
बिजनेस खरीदने का, तो उसमें क्या करता है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? D2 D2 जो एक बिजनेस खरीदने में जो होता है, नहीं, ऐसे इट इज ए कुछ बिजनेस सिमिलर, वो सिमिलर सिमिलर। है, वो इट इज एवरीथिंग इज सिमिलर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। आप बिजनेस परचेज करें या फ्रीलांसर करें, इसमें ये तीनों फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका बिजनेस 10,000 यूरो का भी हो सकता है, 10 करोड़ यूरो का भी, इट इज डिपेंड्स कि वो कितना इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है आपकी, और कितना आप उसको कन्विंस कर रहे हो कंसुलेट को कि वाकई में आप यू आर द रियल, जो आप बता रहे हो क्या वही करने वाले हो जाके वहां। ये फैक्टर्स हैं। अभी आप लोगों के पास कुछ मेडिकल बिजनेस है आप लोगों के हाथ में नहीं, मेडिकल बिजनेस क्योंकि हमारा फील्ड या नहीं है कुछ? मेडिकल का, उसमें हमें नॉलेज भी नहीं है उतना डीप जितना आपको होगा। हम लोग सिर्फ आपको रेफरेंस दे सकते हैं, उस रेफरेंस से आपने क्या कम्युनिकेशन करनी है, कैसे करनी है, ये तो आपको देखना है। लेकिन हमें उसमें नॉलेज नहीं है कि क्या प्रोडक्ट होता है, कैसे आता है, कैसे बिकता है, प्राइजेस क्या होते हैं, क्या हमारा स्टैंडर्ड मैच करता है इंडिया का पुर्तगाल के साथ में, वो चीज़ें तो आपको रिसर्च करनी होगी। दिस इज नॉट अवर रोल। हाँ, वो तो सब है। मुझे पता करना था वहाँ क्या क्या ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए अगर कोई क्लाइंट होता तो अगर मैं आपके साथ अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो ऐसा अगर कोई क्लाइंट आपका हो, ये मेरा, वो मुझे पूरा डिटेल्स दे दे कि वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है और गवर्नमेंट को क्या क्या चीज देना पड़ता है मुझे हम्म उसके लिए, और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है, तो हम्म वो मिल जाए तो मेरे पास मतलब 10-11 साल से इस मार्केट में हूँ। ओके उसका ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मुझे पता है, ओके। और कंपनी का जो एक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में हूँ, मतलब कंपनी का प्रोडक्शन से लेके कहाँ कहाँ क्या होता है सब पता है, टोटल हाँ, कंपनी का चैनल। इसके इसके लिए व्हाट वी कैन हेल्प यू आउट दैट, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा कोई ये सर्विस का एग्रीमेंट इनिशिएट हो जाता आपके साथ में, तो हम एक नेक्स्ट जूम मीटिंग आपकी ऑर्गेनाइज कराएंगे। उसके अंदर में हम जो मेडिकल का यहाँ पे जो प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं, आई डोंट नो कि वो आपकी रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं या नहीं होते हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन वी डू ऑर्गेनाइज मीटिंग, क्यों, ये हमें पता है कि वो भी मेडिसिन का ही कर रहे हैं, वो भी इंडिया अमेरिका से कुछ ऐसे ही प्रोग्राम ही कर रहे हैं, या मेडिसिन प्रोडक्ट हैं, या मेडिसिन सर्विसेज हैं, या इक्विपमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड उनके काम है। तो कैसे करते हैं वी डोंट नो कि उनका क्या सिस्टम है। उसके लिए हम लोग वो उनको मैं लाइन तो पे कर ले लूंगा। सकते हैं आपके लिए, वो आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो कि आप उनसे कोई नॉलेज लें या अपना उनको अपना आइडिया शेयर करें, तो माइट भी आपका कोई कॉम्बिनेशन ज्वाइन हो जाए, तो दैट वी कैन हेल्प आउट दैट। कोई फ्रीलांसर आपको डबल, मतलब आप समझ लो कि मेरा मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस है, उसके साथ मेरा ट्रैवल टूरिज्म में भी एक्सपीरियंस है, मैं डुअल एक्सपीरियंस शो कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस इज नॉट ए इम्पोर्टेंट कि ड्यूल करें आप सिंगल करें, ये सिर्फ आपका जो प्लान है वहां पे जाके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट करने का कितना ट्रूली है, कितना रियल है। इट्स नॉट मेक लाइक कि सिर्फ आप हमें, या एम्बेसी को पर्पज ऑफ आपका सोल पर्पज है कि वीज़ा और रेजिडेंसी लेनी, फिर वो इफेक्टिव नहीं है। अगर आपका पर्पज है कि मुझे जाके वहां पे एक्चुअल में काम करना है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करनी है खुद के लिए, लोगों के लिए, और फ्यूचर को डेवलप करने के लिए मुझे कंट्री के अंदर में डेवलपमेंट करनी है कमर्शियल, स्पेशली कमर्शियल, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज वर्क, दैट्स वर्क। ये प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है? अगर सब कुछ ओके है, मैं एक बार आपके साथ, आप वो एक्सप्लोरेटरी जो वीजा है उसमें जाके आप मेरा नेट नंबर वगैरह सब ले लूँ, सब कुछ कर लूँ, अकाउंट ओपन से लेके वो आपका एक एड्रेस देना पड़ता है, तो सब कुछ अगर कर लूँ, उसके बाद मैं वापस आ भी गया, मैं टोटली जेन्युइन करना चाहता हूँ, तो उसमें कितना टाइम लग जाए, उसके बाद का जो प्रोसेस है वहां से हाँ, वीजा आने जब तक जब मिनिमम जब कितना हो सकता हाँ, जब हम आपका पहला स्टेज रहता है आपके केस में, तीन इसको पार्ट में हम देखते हैं। पार्ट नंबर 1, आपकी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, उसमें 15 से 20 दिन जाते हैं, मैक्सिमम 1 मंथ जाता है। वेदर आप यहाँ पे आते हो या नहीं आते हो, उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप आके ही करो अपने आप को। उसके बाद में फिर आपकी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद में आप अपनी ट्रांजैक्शन मूव ऑन करते हो, तो एटलीस्ट 3 मंथ की हम ट्रांजैक्शन कहते हैं कि 3 मंथ आप वीज़ा मत प्रोसीड करें, इसकी ट्रांजैक्शन करें, इनवाइसिंग करें, टैक्स कंट्रीब्यूशन करें, आप दिखाएं कि आपकी टाइज रोलिंग है आपके बिजनेस की या काम की। उसके बाद में फिर वीज़ा प्रोसीड करें आप।
तो जब हम वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो एम्बेसी 3 to 4-5 मंथ का टाइम लेती है रेजिडेंस वीज़ा लगाने के लिए, जो D2 वीज़ा है। तो आप ओवरऑल अगर टाइम की बात करें 6 मंथ प्लस 3 मंथ मोर, नियरली 9 मंथ का प्रोसेस पकड़ के चलें आप। ओवरऑल 9 मंथ में आप रेजिडेंस वीज़ा जो है अवेल करके यहाँ पे आ सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आप उसको अपने प्रोजेक्ट को अप्रोप्रिएट तरीके से फॉलो कर रहे हो। उसके बीच में वो ट्रैवलर जो वीजा है, हाँ, सी वीजा जो है, वो इन नहीं मिल मीनवाइल, सकता यस, था। इन मीनवाइल आप आना जाना अपना कर सकते हो कि 9 मंथ आपका टोटल ओवरऑल प्रोसीडिंग है। बीच में आप 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 30 दिन के लिए आप आना चाहें कभी भी आ सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। उसमें मुझे मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाएगा? हाँ, मल्टीपल एंट्री मिल जाएगा। इनिशियल स्टेज पे अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल हो, पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है किसी कंट्रीज में, तो आपको वो 90 डे का वीज़ा ग्रांट करेंगे मल्टीपल। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो 30 डे का मैक्सिमम वीज़ा देंगे आपको पहले। फिर दूसरी बार आपको वो 90 डे का, और थर्ड टाइम लगाओगे तो 2 ईयर का भी वीज़ा मिल सकता है आपको मल्टीपल एंट्री आने जाने के लिए। वो देखिए, मेरा तो है संजन में ऑलरेडी, मेरा ये है, स्विट्जरलैंड भी घूमा हुआ है, 4-5 कंट्री मेरा घूमा हुआ है। हाँ, ठीक फिर है। आपके केस में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आपको 90 डे का तो श्योर मिलेगा वीज़ा आपको। उसके बाद में फर्दर ज़्यादा वीज़ा लेना चाह रहे हैं, 2 ईयर का, 1 ईयर का, वो भी मल्टीपल एंट्रीज वीज़ा मिल जाता है आपको। मेरा अगर ये ट्रांसपोर्टेशन में ये वीजा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े, तो मैं कभी भी जाके एक बार बिजनेस अपना देख सकता हूँ, क्योंकि इधर मेरा जो जॉब है वो सिक्योर्ड है। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि जाएंगे उधर जाके गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इधर मेरा सब कुछ सिक्योर्ड है। गुड। तो मेरा जो ये है हिसाब है, उधर जाके कुछ करके अगर उधर मेरा टेम्पोररी रेजिडेंस मिल गया और बिजनेस का एक लाइन में अगर हो गया, मेडिसिन बिजनेस रिसेशन प्रूफ है, तो ये तो मुझे पता है। तो ये अगर वो मेरा बिजनेस क्लिक कर गया एक तो मैं टोटल यूरोपियन यूनियन में काम कर सकता हूँ। या गुड। मेरा टारगेट वो है, और ओ उधर मेरा ओ मैं काम हो जाएगा तो वी सिटीजनशिप कोई बड़ी बात नहीं है। जी, आई अंडरस्टैंड कि आपका जो प्रोफाइल है, जैसे आप प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी है आपकी यूरोप की, और आपका जॉब सिक्योर है इंडिया में, आप बता रहे हो जैसे सब्सटेंशियल इनकम है, तो आप फाइनेंशियली वेल्थी हो वहाँ पे। तो उस केस के अंदर में हाईली पॉजिटिव हम फीडबैक देंगे कि आपका हाईली पॉजिटिव केस कंसीडर होगा, वेदर हम किसी भी एंगल से प्रोसीड करें, फ्रीलांसर करके करें, यहाँ पे एक्सप्लोरटरी विजिट आए या ना आए आप, उसका कोई मैटर नहीं है, डायरेक्टली रेजिडेंस वीज़ा प्रोसीड करें, तो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स के पॉसिबिलिटीज़ है। और एक और इनका डिफरेंट प्रोग्राम भी आता है, अगर आपके पास कोई थोड़ा इनोवेटिव आइडिया है स्टार्टअप में, इसमें आपके मेडिसिन के अंदर में कोई इनोवेटिव आपके पास में प्रोजेक्ट है, तो इनकी एक बॉडी है IAP करके, वहाँ पे हम सबमिट करते हैं, तो वो स्टार्टअप में कंसीडर होता है, वो फंडिंग भी करते हैं फिर आपको, तो वो भी वीज़ा मिल सकता है, आप उसमें भी हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें इनोवेटिव आइडिया चाहिए आपके पास। उसके लिए तो R&D लगना पड़ेगा, उसमें वो होगा नहीं, कोई हाँ हाँ, बंदा वो आके नहीं है तो इनोवेटिव फिर, हाँ, अगर मेडिसिन इनोवेटिव उसमें जाना नहीं है, हमने फंडिंग लेनी नहीं है स्टार्टअप में, तो फिर रेगुलर वीज़ा प्रोसीड करना चाहिए। रेगुलर नहीं करना, क्योंकि मेडिसिन में इनोवेटिव मतलब उसके लिए अलग से R&D होता है, उसमें बहुत उसका अलग सेटअप होना पड़ता है, वो मतलब कोई सिंगल पर्सन के लिए नहीं है। ओके। तो उसमें कोई जगह नहीं है हम लोगों का। लेकिन इनोवेटिव आइडिया कुछ तो मतलब, अगर उधर जाके मेरा होलसेल हो, रिटेल हो, कुछ भी कैसे करके वहाँ टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन को कोई अगर इनोवेटिव तरह से किया जाए, तो वो कुछ प्लान किया जा सकता है। वो तो अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिकली यहाँ कंट्री में नहीं आते हो, अपनी फील्ड के लोगों से इंटरेक्शंस नहीं करते हो, उसके ऊपर में थोड़ी रिसर्च, लोगों से इंटरेक्शंस, वे ऑफ वर्किंग स्टाइल क्या है, वे ऑफ सेलिंग सिस्टम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट का क्या है, पासिंग लाइसेंसिंग का, वो सारी चीज़ें तो आप फिजिकली अगर एक बार आएंगे, 10-15-20 दिन, महीना आके इंटरेक्शंस करेंगे लोगों से, वो तभी पॉसिबल है, क्योंकि उस केस में हम भी रिसर्च अच्छी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि पूछना क्या है, हमें खुद ही नॉलेज नहीं है, हम तो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, हमें अपनी फील्ड में पता है कि उसका आंसरिंग कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है इमिग्रेशन को लेके, या ये लाइसेंसिंग एंड परमिट्स को लेके, लेकिन वो नहीं पता कि उसके अंदर टेक्निकल थिंग्स क्या है, वो तो हमें पता ही नहीं है आपके मेडिसिन के अंदर। तो यू शुड बी तो देयर इन दिस केस। वो क्वेश्चंस मैं कर लूंगा, लेकिन वहाँ तो मेरा जान पहचान नहीं है,
उसमें आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा मुझे कि चलो भाई ये बनता है, इनके साथ मैं आपका थोड़ा मीटिंग के लिए बात कर रहा हूँ, आप उनके पास जाओ। ये रेफरेंस तो आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि जाके तो मैं डायरेक्ट ऐसा हो नहीं पाएगा, वो एंटरटेन नहीं करेंगे। 90% लोग तो एंटरटेन नहीं करेंगे, उसमें आप अगर हेल्प कर दो तो बाकी टेक्निकल तो मैं कर ही लूंगा बात। देखिए हमारे पास जितने जो हमारी फील्ड एक्सक्लूसिवली मेडिसिन फील्ड नहीं है, तो उसमें जो हमारे नॉलेज में है, जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेडिसिन का काम करते हैं, प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, या कोई इक्विपमेंट्स या कोई सर्विसेज इस तरह की प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शंस करवा देंगे। एक दो चार क्लाइंट हैं हमारे ऐसे जो इंडिया से हैं, या कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ जर्मन से हैं हमारे क्लाइंट ऐसे, उनके साथ इंटरेक्शंस हो जाएगी। लेकिन अभी वो क्या आउटपुट आप उनसे निकाल पाते हो, वी डोंट नो। या कुछ लोकल पुर्तगीज हैं जिनके ये आउटलेट्स हैं, मेडिसिन के स्टोर हैं, फार्मेसीज हैं, डॉक्टर्स हैं, एक दो इंडियन डॉक्टर भी है यहाँ पे, उनसे आपकी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं कि ये डॉक्टर है, आप इससे देख लो डिस्कशंस करके कि आपको क्या एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को तो नेचुरली काफी एक्सपीरियंस होगा मेडिसिन के अंदर। वो मेरे काम के नहीं होंगे। अच्छा। मेरे लिए काम के होंगे अगर इंडिया से कोई बिजनेसमैन मेडिसिन बिजनेस पोर्टुगल में, पाकिस्तान जर्मनी वाले भी मेरा काम का नहीं होगा। ओके। क्योंकि इंडियन और पोर्टुगीज जो बिजनेस है उनका जो रेगुलेटरी जो चीजें हैं वो मेरे काम का होगा, क्योंकि मैं तो करूंगा तो इंडिया से ही करूंगा। और बाकी बहुत सारे बिजनेस है जैसे, लेकिन उसमें क्या क्या है मुझे पता नहीं। मतलब मैं टोटल जनरल ऑर्डर सप्लायर भी हो सकता हूँ। मेरा मतलब दोस्त लोग ऐसा है, बहुत कुछ प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन वहाँ क्या चलता है जब वहाँ जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, वो वही ना, ये जो R&D है, ये जो रिसर्च है, इस तरह की आपको खुद ही करनी पड़ेगी। उसमें आप हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेके चलना, क्योंकि हमारे से जो रहेगी, हम आपको ये लाइसेंसिंग परमिट्स आप चाहिए मुझे क्या। सिर्फ आपसे रेफरेंस मिल जाए तो ही बहुत है। मैं अपना फील्ड एक्सप्लोर कर लूँ, मुझे सिर्फ ये है कि वो जगह मुझे पता नहीं। अगर मैं इंग्लैंड चला गया, मेरा वीजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मेरा हिस्ट्री है 2013 से अब्रॉड घूम रहा हूँ, तो उसमें ज्यादा इशू नहीं होगा ट्रैवल वीजा में। लेकिन मुझे वहां जाके ये जो आप लोग निफ नंबर, सोशल अकाउंट, ये जुनका जो है, ये सब मुझे पता नहीं। और नहीं, इसका जो हैसल होगा, ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में, दिस इज वेरी माइनर थिंग्स। ये तो बहुत छोटे छोटे से काम है हमारे लिए। वो उसमें आप आए या ना आए, वो तो क्विकली हो जाएंगे। बैंक अकाउंट है, जूता है, सोशल है, या आपका निफ नंबर है, या उसके बाद में कोई आपको सर्टिफिकेशंस लेनी है काम करने के लिए, कौन सा कोड लगाना आपको एज ए फ्रीलांसर मेडिसिन में काम करने के लिए, वो तो सब हम आपको दे देंगे, जो टैक्स अथॉरिटीज ने आपको इश्यूज करनी है पावर्स, वो उसके, दिस इज आवर रोल, ये तो सारा हमारा काम। लेकिन इससे सब्जेक्ट के बिजनेस के अंदर में जो आपका एग्जैक्टली प्रोजेक्ट है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट आप करेंगे, दिस इज नॉट आवर फील्ड। वो तो ठीक है। मतलब मेरा ये चीज सब होना चाहिए। मुझे आके एक बार कोई, आप तो मुझे रेसिडेंसी भी नहीं, मेरा ऐसा हो कि 2 साल का लग जाए कि तुम आके बिजनेस करो। मैं अगर जाके उधर खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाऊंगा तो उधर जाके मेरा क्या फायदा। मेरा टारगेट सिर्फ वो जाके जैसे तैसे रह लेना नहीं है। इंडिया में जो मेरा जैसा लाइफस्टाइल है वैसा मुझे करना पड़ेगा। राइट, गुड। तो इसीलिए पॉसिबिलिटीज हैं, मुझे उसके लिए आप वरी मत करिए। ये जो सब्जेक्ट्स है, दिस इज वेरी माइनर सब्जेक्ट्स, ये तो हम। इसमें कितना खर्चा पड़ता है, ये सब टोटल स्नीप सोशल और जो जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें मेरा कितना खर्चा पड़ता है। देखिए इसके अंदर में जो आप अगर फ्रीलांसर अपने आप को रजिस्टर करते हो पुर्तगाल में, हमारी सर्विसेज के लिए हायर करते हो, कि पार्ट 1 के अंदर में शायद आपको हमने हाईलाइट किया था, 1500 यूरो के एक्सपेंसेस हैं ओवरऑल। ये सिर्फ मतलब गवर्नमेंट चार्जेस जो है। नहीं, गवर्नमेंट चार्जेस नहीं है, इट इज इंक्लूडेड अवर चार्जेस, लॉयर चार्जेस, अकाउंटेंट चार्जेस, गवर्नमेंट फीसेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइस, हर कुछ ये बीच में। 1,500 में सब कुछ है। सब कुछ है, इवन सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेशन, बहुत से पावर ऑफ अटॉर्नी सर्टिफिकेशन एंड अपोस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये 1500 यूरो में ये सब कुछ इंक्लूडेड है, ओनली फॉर द गेटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, नॉट ए वीजा कंसर्निंग। ये वीजा का मैटर नहीं है इसमें, इसमें आपकी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का मैटर है।
इसमें कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में तो ये एड्रेस वगैरह सब कुछ आप लोग देख लोगे तो उसमें। जी 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 जी, पॉसिबल, या और एक बात है, ये अकाउंट होने के बाद और सब कुछ होने के बाद मैं छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट भी करूँ तो मुझे ये टैक्स कैसे देना पड़ता है? हाँ। जब कितना यहाँ टैक्स पे, देना पड़ता जी मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पे आप फ्रीलांसर रजिस्टर्ड हो जाते हो, टैक्स अथॉरिटी में आपका डेटा ऐसा एग्जिस्ट हो गया कि आप काम करने वाले हो यहाँ पे, उसके बाद में जब आप हम सोशल सिक्योरिटी को बताते हैं तो हम उनको यही बताते हैं कि मैं ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुका हूँ। तो अब क्या है कि ये सब सेटअप होने के बाद फिर आपको एक इन पैनल करना होगा अकाउंटेंट, वो हम आपको हायर करके दे देंगे अकाउंटेंट, जो आपकी इनवाइसिंग करेगा ईच मंथ, और आप अपने बैंक में उसके अगेंस्ट ट्रांजैक्शन बताओगे कि मैंने 600 यूरो ट्रांसफर कर दिया, 800 यूरो मेरे को इनकम हो गई है, वो उसकी अगेंस्ट इनवाइसिंग करेगा कि आपकी ये इनकम है, वो कहीं से भी आ सकती है आपकी इनकम। जो वो इनकम आएगी उसके ऊपर में आपने टैक्स पे करना है, वो आपको चालान बना के दे देगा कि ये आपका इस मंथ का इतना टैक्स बना, आप पे कीजिए। तो 600 यूरो है, 800 यूरो है, 1000 यूरो है, इनकम जितनी भी आप ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो और साथ में इनवाइस जनरेट कर रहे हो, दो चीजें हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड इनवाइसिंग, वो आप टैक्स अथॉरिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो तो उसके अगेंस्ट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा हो, समझ लो आप, मेरा बिजनेस इंडिया में रह हो रहा है, मैं किसी जनरल ऑर्डर सप्लाई कर रहा हूँ इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया में जो मेरा कस्टमर है उसको मैंने बोला कि मेरा पोर्टुगीज अकाउंट में ट्रांसफर, मेरा जो बिलिंग हुआ पोर्टुगीज अकाउंट में ट्रांसफर, टोटल प्रोसेस ऑपरेशन हो रहा है इंडिया से, लेकिन अकाउंट जा रहा है पोर्टुगीज में, ठीक है। उधर से अगर मेरा वो उस अकाउंट में गया तो उधर से मैं इनकम दिखा पाऊंगा, उसको मैं टैक्स दे पाऊंगा? यस यस यस, कहीं भी वर्ल्ड से आपकी इनकम आ रही है अगर पुर्तगाल में, और आपने बिलिंग कर दी पुर्तगाल के एड्रेस के ऊपर में अपने पे, इनवाइसिंग कर दी पुर्तगाल के टैक्स नंबर से, तो नेचुरली वो आपकी इनकम डिक्लेयर हो गई है कि आपने तो इनवाइस कर दिया ये, तो आपकी इनकम डिक्लेयर हो गई है। वो कहाँ से आई है इट डजंट मैटर। मतलब मैं इंडिया से कहीं से परचेस करूं, कहीं पर बेचूं, लेकिन अकाउंट पे उधर लूं, तो हाँ, मेरा आप पोर्टुगल का बिजनेस यहाँ डिफाइड यहाँ से आप इनवाइसिंग कर रहे हो, वो हाँ। आपका डेस्टिनेशन ऑफ इनकम है, वो रेजिडेंस ऑफ टैक्स रेजिडेंस वहाँ के बन गए हो आप, तो वहाँ से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपकी टैक्स ऑब्लिगेशन स्टैंड करेगी वहाँ। तो इधर से भी मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरा उधर टैक्स देने से है। जी, इम्पोर्टेंटली है कि आप सर्विस कहीं पे भी दे रहे हो क्लाइंट को, और टैक्स पुर्तगाल में दे रहे हो, इनवाइसिंग पुर्तगाल में कर रहे हो, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज कंसिडरेबल। फॉर द टाइम बिंग तो मैं फ्रीलांसर लेके नॉर्मल जॉब भी कर सकता हूँ। या वाइल मैं फ्रीलांस, यस वाइल फ्रीलांसर यू कैन डू एनीथिंग। आप फ्रीलांसिंग तो इंडिपेंडेंट है, आप किसी के साथ बॉन्ड तो हो ही नहीं, वो तो आप रात को काम कर रहे हो, दिन में काम कर रहे हो, 1 घंटे काम कर रहे हो, इट इज फ्रीडम। तो आप कहीं पे भी किसी के साथ में भी जॉब भी कर सकते हो अगर आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में। मुझे मेरी वाइफ को लेके जाना है, ठीक है, तो वो फ्रीलांसिंग में तो होगा नहीं। जब आपको यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो आप फैमिली रीयूनिफिकेशन पे वाइफ और बच्चों को ले सकते हो एज ए फैमिली रीयूनिफिकेशन। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 2 ईयर का रेजिडेंस कार्ड है, जैसे ही आपके पास कार्ड आएगा तो फैमिली के लिए आप, फैमिली ऑटोमेटिक एलिजिबल है, वाइफ साथ में आएंगे, फिर वो एज ए फैमिली रीयूनिफिकेशन। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो टीचर है, मैं देख रहा था इंग्लिश ट्यूटर का इधर डिमांड है, लेकिन उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप समझ लो कि वो अगर इधर टेफल टेसल जो है ना इंग्लिश का, तो वो टेफल टेसल टीचर है, और उनका अर्ली चाइल्डहुड जो ट्यूटर होता है उसका भी कोर्स किया हुआ है। तो अभी जो है उनका एक्सपीरियंस सिर्फ 1 महीने का है, अभी करके ज्वाइन किया, तो वो आ सकती है फ्रीलांसर में अलग से। जी, अगर वो आप अलग से उनका स्टेब्लिशमेंट करना चाहते हो एज ए इंग्लिश ट्रांसलेटर करके, इंग्लिश ट्यूटर करके, इंग्लिश एकेडमी करके, इंग्लिश इंस्टीट्यूट करके, शी कैन डू दैट, शी कैन आल्सो एस्टेब्लिश दैट कि मुझे तो वहाँ पे जाके एज ए इंग्लिश ट्रांसलेटर काम करना है, और उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, पुर्तगीज टू इंग्लिश वाले और फ्रेंच टू या किसी हिंदी टू इंग्लिश वाले, वो आप उसके लिए वो डेमोस्ट्रेट कर सकती है एज इंडिपेंडेंट। यस पॉसिबल। तो टीचर के लिए, ट्यूटर के लिए आपका उसमें देखा था मैंने साइट में कि फ्रीलांसिंग में ट्यूटर हाँ, है। ट्यूटर टीचर नहीं हम कह सकते इसको,
क्योंकि ये टीचर तो स्पेसिफाइड हो गया उसमें, फिर आपको यहाँ के जो एजुकेशन काउंसिल है उसके लाइसेंसिंग एंड परमिशन, ये हो गया है कि ट्विटर क्या आप वो कर रहे हो, दूसरा इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो अपना पर्सनल, या आप ट्रांसलेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो एक्सेप्टेबल है। टीचिंग के लिए अलग से आपको ये करना पड़ता है? टीचिंग के लिए अलग से परमिशन है, टीचिंग स्ट्रेट वे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में टीचर लगना है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो यू शुड हैव ए पुर्तगीज लैंग्वेज टेस्ट, यू शुड हैव क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द पुर्तगीज गवर्नमेंट। आप स्टेट में आके वो नहीं लग सकते। मतलब उधर लैंग्वेज मुझे सीखना है जी, अगर लेकिन अगर आपको प्राइवेट टीचिंग करवानी है, प्राइवेट ट्यूशन करवानी है, अपना इंस्टीट्यूट रन करना है, यू कैन डू दैट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अलग से फ्रीलांस में आ सकती है। आ सकती है। तो मतलब इसमें मेरा खर्चा क्या 1,500 के डबल ही होगा कि कुछ कम होगा उसमें? अगर वो इंडिपेंडेंट सेम आपकी तरह अलग से अपना प्रोफेशनल रजिस्टर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस रिमेन सेम। सेम ही होगा तो? और क्या हुआ? ट्रैवल वीजा में अगर आना है तो मुझे वो खुद करना है। अगर ट्रैवल वीजा में मुझे पहली बार आना है तो मुझे खुद करना है। और अगर एक्सप्लोरेटरी वीजा का कुछ बंदोबस्त आप कर सकते हो? हाँ, एक्सप्लोरेटरी विजिट पे आना है तो हम आपको इनविटेशन, बिजनेस इनविटेशन अरेंज कर सकते हैं, टैक्स अथॉरिटी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उसके बाद में बिजनेस इनविटेशन हम अरेंज करेंगे और डे टू डे एजेंडा बना के आपको दे देंगे कि आपको किस पर्पज से आना है, किन लोगों को मिलना है, किस तरीके कार की मीटिंग करनी है आपको, तो वो आप एक्सप्लोरेटरी विजिट कंसीडर करते हो। वीज़ा कैटेगरी तो सिमिलर ही होती है, बिजनेस वीज़ा प्रोसीड करो या टूरिस्ट करो, लेकिन उसमें सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके पास, पर्पज ऑफ ट्रैवल क्या है आपका। आप लोग पर वीडियो देख रहा था, मुझे तो जाके आप लोग खुद बंदोबस्त करते हो ऑफिस का, टेस्ट लेना है ऐसा कुछ है तो मुझे जाके डायरेक्ट तो ऑफिस लेना नहीं पड़ेगा, वो तो आप लोग बंदोबस्त कर ही दोगे। तो उसमें हाँ, अगर सिर्फ वो हमारे एड्रेस पास में, चाहिए वहाँ, जी जी, वर्चुअल ऑफिसेज होते हैं हमारे पास, अपना ऑफिसेज भी है, या हमारे पास और वर्चुअल पार्टीज हैं जो ये रेंटिंग करती हैं आपको, महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल साल के लिए चाहिए, वर्चुअल, फिजिकल नहीं, वर्चुअल कम्युनिकेशन के लिए, तो वो अराउंड 30 यूरो से मिल जाता है वर्चुअल ऑफिस एड्रेस। इसमें क्या होता है? वर्चुअल में तो मुझे टेम्पोररी रेसिडेंट कार्ड नहीं मिलेगा, मिलेगा? पॉसिबल है, वर्चुअल एड्रेस जो इट्स सिमिलर लाइक ए फिजिकल एड्रेस, क्योंकि वहाँ पे आपकी बिजनेस कम्युनिकेशंस, सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशंस हो रही है, इट्स ए सिमिलर टाइप, क्योंकि उसमें वर्चुअल हम स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट में वर्चुअल नहीं लिखेंगे, उसमें तो फिजिकल प्रेजेंस ही लिखते हैं, लेकिन अदरवाइज वो वर्चुअल है कि आप फिजिकल बैठ नहीं सकते वहाँ पे, ये बिटवीन यू एंड बिटवीन द प्रोवाइडर, जो आपको ये रेंटिंग कंपनी या रेंटिंग पार्टी दे रही है उसके अंदर इंटरनल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो फिजिकली है, पेपर वर्क तो फिजिकली है, एम्बेसी के लिए तो या अथॉरिटी के लिए तो आप रह ही रहे हो वहाँ जैसे इंडिया में भी ऐसे ही चलता है, पे। हाँ तो हम लोग का कंपनी खोलना होता है तो इंडिया में वैसे ही चलता है, वर्चुअल एक एड्रेस होता है हाँ, दिल्ली मुंबई का, जी ऐसे ही, मतलब वो सेम है इंडिया जैसा ही। सेम सेम। तो आप क्या प्रेफर करते हो, अगर मुझे प्रोसेस करना है तो मैं अभी थोड़ा सा ओपन होने के बाद एक बार पोर्टुगल आ जाऊं, आके बाकी सब प्रोसेस करके वापस चला जाऊं, ऐसा कुछ होगा? होने से अच्छा है कि नहीं? मैं तो ये प्रेफरेंस करता हूँ कि आने से पहले आप रजिस्टर्ड कर लें अपने आप को, जब सारा कुछ ग्राउंड यहाँ पे हो और पूरा आपके आने का बेनिफिट हो, क्योंकि आप सडन आओगे ये सब रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो इतना कोई वो एडवांटेज नहीं है कि आप 30 40 50 हज़ार यूरो की टिकट लगा के आ रहे हो, अपना टाइम छोड़ के आ रहे हो, और ये काम करने के लिए, ये काम इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये तो आपके आपके आने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। आपका आने का मकसद हो कि आपने एक्चुअल अपने बिजनेस को एनालाइज करना है, पार्टीज को मिलना है, क्लाइंट्स को मिलना है, उसके लिए आप आए, ना कि इसके लिए आए कि आपको ये पेपर बनाने हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू। ठीक है, तब मैं एक एक डेढ़ महीने में वो मैं कर देता हूँ सब करके, हाँ, आप रेडी रखो, उसके बाद वो वो होने के बाद मैं आ वो जाता होने हूँ के तो। बाद आप फिर आओ, ताकि फिर आपके आने का बेनिफिट हो, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रांजैक्शन मूवमेंट्स में हो, आपकी सारे ऑपरेशंस
चल रहे हैं और इन बिटवीन आ रहे हो, और एम्बेसी के ऊपर भी ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि ये रजिस्ट्रेशन सब करके अपने क्लाइंट्स को मिलने के लिए बीच में गया है। जब हम डी वीजा डालेंगे तो ये प्रज्यूम होगा, नहीं तो ये प्रज्यूम होगा कि आप तो ये डॉक्यूमेंट ही बनाने गए थे वहां। अच्छा। यस ना, ये प्रज्यूम नहीं होना चाहिए, ये प्रज्यूम होना चाहिए कि मुझे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैं वैसे ही बना लूंगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्लाइंट्स और मेरा बिजनेस। अकाउंट वो मेरा पर्सनल नाम से खुलेगा तो जी जो है पर्सनल नाम से, बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल नाम से। नाम से हुआ तो उसमें कितना पैसा डालना है मुझे पहले? वो डिपेंड क्या बिजनेस की नीड्स क्या है आपकी। जैसे कि यहाँ पे अगर एक आदमी को आना है, पुर्तगाल में रहना है, खाना पीना अफोर्ड करना है, एक साल की एक्सपेंसेस है 7,000 यूरो। एक साल का अगर वो दिखाता है कि मेरे पास कुछ भी काम नहीं है तो मुझे खाना पड़ेगा पॉकेट से, 7,000 तो मेरे पास वैसे खाने के लिए पड़ा है, राइट। इसके अलावा आपके बिजनेस की नीड क्या है कि उसको डेवलपमेंट करने के लिए कितना फंडिंग चाहिए, कैसा ऑफिस चाहिए, किस तरह के क्लाइंट्स होंगे, कितना कंप्यूटर चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फंडिंग दिखाएं यहाँ पे इंडिया में, पुर्तगाल में। 10-15 हजार यूरो फंडिंग रहने से चल जाएगा, पहला हाँ जब अगर आना है 15, तो। हाँ एग्जैक्टली, इनिशियल पे इतनी का अगर आपके पास में फंडिंग है 15,000 20,000, इट इज एक्सेप्टेबल कि ठीक है आपके बिजनेस की नीड इतनी है। अभी आपका बिजनेस टाइप क्या है उसके ऊपर में है। अभी मेरा कंसल्टेंसी का काम है, मुझे पता है मुझे कंप्यूटर चाहिए और मैं अपना सेटअप लगा के घर में बैठ के काम करने वाला हूँ, तो मेरे को बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं। तो इसी तरह से बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंगली आपको अपना जो फंडिंग दिखाना है। सही है। तो मतलब जब तक मुझे पहुंचना नहीं है, अभी समझ लो मैं उधर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अकाउंट आपको खोलने दिया, तो उधर नॉर्मल रहने के लिए 2-3 हजार पहले डाल दिया, तो उसके बाद बाकी जब सेटल होना है तब बाकी रखने से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं। और उसमें जो बैंक अकाउंट होगा उसको इंटरेस्ट होगा। बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, बैंक चार्ज करता आपसे पैसे रखने के। अच्छा, पैसे रखने के लिए चार्ज करता है वो, यस उसका अगर चार्जेस आप कैसा होता है? उसमें 10 यूरो मिनिमम मंथली लेंगे ही लेंगे आपसे। अच्छा, ये यस पता नहीं था मुझे। यस यस, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप कल को लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड मिलता है आपको, वैसे ही फ्री में दे देते हैं, उसका वो छोटा सा इंटरेस्ट लेते हैं, 1% एनुअल, 2% एनुअल पे, तो वो खुद पैसा दे देते हैं हमें। तो आपको क्या देंगे, आपको आपका पैसा केयर करने के लिए वो लेंगे आपसे पैसे। अच्छा, तो वो बड़ी बात नहीं है। बस टोटल ये सेटअप, अगर मैं जिस दिन पैसा मतलब रजिस्ट्रेशन कर लूँ आपके साथ, उसके बाद वो मेरा ये सोशल सोशल तो मुझे फ्रीलांसिंग में 10,000 यूरो तक कोई देना नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ है जो? जी 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 बिल्कुल, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी एक साल की सेल आप बताते हो 12,500 यूरो 2020 में हो गया है, 12,500 यूरो आपकी एनम सेल है, तो आपको ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने की, क्योंकि आप ईवा से एग्जम्प्ट हो और सोशल से भी एग्जम्प्ट हो फ्रीलांसर में एक साल के लिए आप। लेकिन हमें रेजिडेंसी प्रोसीड करनी है, वीज़ा प्रोसीड करना है, अपने आप को कमर्शियल स्ट्रॉन्ग दिखाना है, तो वी हाईली रिकमेंडेड कि हम वॉलंटरी पे करें, जो भी उनका बनता हम पे करें कि हम पे कर रहे हैं आप। अच्छा, इसका टैक्स रेट क्या है फ्रीलांसिंग में, अगर मैं कोई सर्विस दूँ तो? अगर आप फ्रीलांसिंग में आपकी सेल एक साल के लिए आप ईवा एग्जम्प्ट हो 12,500 से, यानी कि 23% जो बैट लगता है आपको सर्विस पे, वो फ्री है आपको, वो नहीं लगेगा फर्स्ट ईयर। लेकिन सेकेंड ईयर में अपनी सेल बढ़ जाती है तो आपका जो बैट है 23% है। जितनी भी कोई इनवाइसिंग करते हो किसी कस्टमर को, तो 23% आपको चार्ज करना होगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा पहला। उसके बाद में तो वो मैं कस्टमर को चार्ज करूंगा, यस, अगर आप, मतलब मुझे देना है? हाँ आपको देना है, आप चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनवाइस किया, लेकिन आफ्टर 1 ईयर, और सेल एक्सीड कर रही है 12,000 यूरो से ज़्यादा, जैसे इंडिया में जीएसटी की 20,000 की लिमिट है, तो यहाँ पे 12,000 यूरो की लिमिट है, विदाउट ईवा आप प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस करती है और एक साल फ्रीलांसर हुए हो गया आपको, तो यू हैव टू पे, तो आपको इनवाइसिंग पे करना पड़ेगा 23% वैट, जिसको ईवा बोलते हैं यहाँ वैट। दूसरा होता है आपकी सोशल कंट्रीब्यूशन। सोशल कंट्रीब्यूशन जो होती है वो अराउंड बेस इनकम पे 21%। बेस इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 600 मिनिमम वेजेस है यहाँ पे, उसके बाद आपका फूडिंग अनाउंसेस, मेडिकल अनाउंसेस, लीव अनाउंसेस, हॉलीडे अनाउंसेस, वो सब कट कुटा के आपको बचता है 300 यूरो। तो उसके ऊपर में आपको सोशल कंट्रीब्यूशन पे करनी है 21%।
पर मंथ। अच्छा, जितनी भी इनकम डिक्लेयर हो रही है बेस इनकम, बेसिक सैलरी जैसे होती है। बेसिक सैलरी होती है 665, लेकिन बेसिक के बाद में और पैसे डिडक्शन होती है आपकी। इसमें से आपके अनाउंसेस डिडक्ट होते हैं, मेडिकल के, फूडिंग के, ट्रांसपोर्टेशन के, वो सब डिडक्ट करने के बाद बेस जो बन जाती है वो कम बन जाती है, अराउंड 40% ऑफ द बेसिक इनकम। जो बेसिक 665 है उसका 40% अराउंड 250 यूरो इनकम बनता है आपका। 250 के ऊपर में आपने देनी है 21% सोशल कंट्रीब्यूशन ईच मंथ, वो आपकी ऑब्लिगेशन है। उसके बाद में फिर कॉर्पोरेट टैक्स आता है या पर्सनल टैक्स आता है ईयरली, जो अपने इंडिया में आईटीआर बोलते हैं जिसको, वो ईयरली है। वो अगर आपकी इनकम पूरे साल की आफ्टर द एक्सपेंसेस 8000 यूरो से लेस है तो वो जीरो है। अगर ओवर 8000 यूरो है तो वो 14% से 14% से स्टार्ट होकर के 48% तक के वो स्लैब बने हुए हैं। अच्छा, मतलब मुझे वॉलंटियरली फर्स्ट 6 मंथ में मुझे सोशल पहले देना है। पहले देना है वॉलंटरी, वी हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि हमें वीज़ा एंड रेजिडेंसी प्रोसीड करनी है तो हमें सोशल की रिसिप्ट्स भी दिखानी है, क्योंकि जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है आपके टैक्स एंड सोशल के बेस पे ही वो रेजिडेंस ग्रांट कर रहे हैं आपको। कमर्शियल वही से आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई में ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है इसकी। आईटीआर जैसे इंडिया में है वो तो 1 साल से पहले होगा नहीं। वो तो ईयरली होता है, साल में होता है, लेकिन जो सैलरीज की सोशल है वो मंथली होता है। यहाँ पे सोशल ईच मंथ और ईच क्वार्टर होता है, और जो बैट होता है वो भी क्वार्टरली होता है, वो भी आपको उसमें भी ट्रांजैक्शन दिखानी है। उसमें रुकाने से लगभग प्रोसेस हो जाएगा 6 महीने के बाद से अगर। जी। और ये अकाउंटेंट कितना चार्ज करता है? अकाउंटेंट अगर फ्रीलांसर हो तो ये सब जी 40-45 यूरो चार्ज करते हैं पर मंथ यहाँ पे, पर मंथ। पर मंथ। उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग कैसा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर अगर हम समझ लो बात, मेरा इंडिया में, आप समझ लो मेरा महीने का खर्चा है 80 से 90 हजार, वैसा लाइफ स्टाइल है इंडिया में। फिर कोलकाता सस्ता है, उसमें अगर 80 हजार रुपया मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो मेरा पोर्टुगल में जाके कैसा होगा? जिस तरह का आप 80,000 इंडिया, कौन सा सिटी है आपका? कोलकाता। कोलकाता में, अगर आप कोलकाता में 80,000 यूरो 80,000 रुपीज एक्सपेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लिस्बन के साथ उसको कंपेयर करेंगे कि अगर लिस्बन में ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड रखना है आपने, तो आपका अप्रॉक्स एक्सपेंसेस 1 लाख इंडियन रुपीज होगा। इंडियन रुपये में 1 लाख होगा, हाँ तो मुझे 1000-1200 तो कमाना पड़ेगा उधर जी, रहने के लिए मिनिमम। बिल्कुल उस तरह का स्टैंडर्ड रखना है इन जनरल। यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है, अगर शेयरिंग में जाते हो तो मैक्सिमम 200-250 यूरो है, लेकिन वो शेयरिंग में रूम लेके रहते हैं जैसे लड़का लोग, ऐसे। अगर आपको इंडिपेंडेंट घर लेना है, अपार्टमेंट लेना है, 600-700 यूरो में मिल रहा है। फिर आपका खाने पीने के एक्सपेंसेस 200 यूरो है। फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी रखी है आपने, उसका 200 यूरो है। इस तरह के एक्सपेंसेस आपके इनहांस होते जाएंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से, किस तरह का स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर रहे हो। हस्बैंड वाइफ हो जाए एक साथ, एक उसके साथ 1 BHK कोई ले ले तो उसमें कैसा खर्चा होगा? आप 1000 और 1200 यूरो पकड़ के चलो। आप हस्बैंड वाइफ हैं, 1 BHK के साथ में रह रहे हो, तो मैक्सिमम 1000 में आप सरवाइव कर सकते हो। अच्छी खासी लाइफ यहाँ 1000 में हो जाएगा? हो जाएगा। तो ठीक है, 1 साल तक पैसा हो ही जाएगा। तो एक साथ तब उसके बाद प्रोसेस करते तब पहले मेरा वाला करके, हो सके तो मैं नेक्स्ट महीने कर दूंगा प्रोसेस, जून एंड में कि जुलाई फर्स्ट वीक में मैं कर देता हूँ प्रोसेस। उसके बाद मेरा होने के बाद मैं भाई का एक बार कर लेता हूँ। तो उसके बीच में अगर मुझे आप कोई अगर लीड दे सको तो अच्छा है। और अगर इसके बीच में फार्मास्यूटिकल सेल्स मार्केट जो है उसका अगर कुछ जॉब, जैसा मैं देख रहा था किसी वीडियो में, पोर्टुगल में फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब है और उनका सैलरी लगभग 2000 यूरो तक है। तो मैं देख रहा था, तो उसमें अगर वैसा जॉब भी कुछ आ जाए तो आप एक बार अगर मुझे बोलो तो उसके लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ।
कि मुझे जाके पहला तो मुझे एक अर्निंग देखना है। उसके लिए जो जॉब्स है या कुछ भी है वो हम लोग उसमें क्योंकि हमारा उसमें फील्ड नहीं है, तो ये तो आपको इंटरनेट या इन रिसोर्सेज से ही देखना होगा। हाँ, जो हमारे पास में डेटा है, कुछ हमारे पास में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का डेटा होता है, वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐसे हमारे पास स्टार्टअप प्रोग्राम्स की कंपनीज हैं जिनको रिक्वायरमेंट रहती है इस तरह के लोगों की, वो जॉब ऑफर्स दे सकते हैं। वो हम आपको लिंक दे सकते हैं, उसके बाद में आप उसको एक्सप्लोर करें, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पे मिलती है, यू कैन कैरी ऑन दैट। ठीक है, तो मुझे पहला तो एक जगह चाहिए जहाँ एक इनकम होगा रेगुलर। अगर मैं जाऊं, मेरा बिजनेस जैसा चल रहा है फ्रीलांसर, वो तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं होगा, तो मेरा तो इधर का माल उधर होगा। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत बड़ी बात है, वो नहीं होगा। तो मतलब मुझे एक्स्ट्रा इनकम के लिए वहां कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ये फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला कुछ जॉब मिले, मतलब आपके ध्यान में आ जाए, आपको कस्टमर नहीं था, आप पता नहीं कर रहे थे, नहीं पता कर अगर रहे थे, बिल्कुल। कोई क्लाइंट का अगर रिक्वायरमेंट, अगर आप समझ लो मेरे आपके साथ रजिस्ट्रेशन हुआ, तो मुझे वो रिक्वायरमेंट है, तो आप पता करोगे जरूर। नेचुरली तो वो, नेचुरली। हाँ, तो वो थोड़ा एक बार पता कर लो, अगर वहां भी कुछ हो जाए तो वो भी मेरे लिए अच्छा होगा। तो कौन चाहे नहीं चाहेगा बोले ना एक्स्ट्रा कमाने का। नेचुरली नेचुरली। हाँ, अभी जैसे अभी हमारा इनिशियल कन्वर्सेशन हुआ, हमें कुछ पता चला आपकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अभी ऐसा कोई हमारे पास लिंक आता है या अपॉर्चुनिटी आती है, तो डेफिनेटली हमारे क्लिक करेगा कि वो भाई साहब को ये रिक्वायरमेंट है, इनको कनेक्ट किया जाए उनके साथ। अगर, हाँ वही, अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा है, जैसे कोई अगर बिजनेसमैन कोई दवाई के बारे में आपको पूछे, तो आप मुझसे कांटेक्ट करवा सकते हो, मैं इधर का कुछ कर लूंगा। दवाई का हुआ, कोई प्लास्टिक सॉफ्ट टॉयज होता है ना, सॉफ्ट टॉयज का अगर कोई किसी को रिक्वायरमेंट हो, तो वो मैं कर सकता हूँ। मेरा बहुत दोस्तों का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ओके। ट्रैवलिंग का जो है, ट्रैवलिंग का मेरा सोर्स है, टूरिज्म का। तो राइट। ये सब बिजनेस में अगर कोई किसी का है, मेरा ये सोर्स में कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस पता करना है पोर्टुगल में, कि क्या क्या रूल्स है मुझे ये करने के लिए। राइट। तो उसके लिए जो जो करना है, पहले नेक्स्ट मंथ में एक बार कर लूँ, मैं प्रोसेस स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद करो। उसके बाद तो जाना आना लगा रहेगा, जाना आना कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी जी। एक बार 8-10 दिन के लिए जाएंगे तो 10 जन से मुलाकात होगा तो हो ही जाएगा कुछ ना नेचुरली कुछ। नेचुरली यू विल गेट लॉट ऑफ स्टफ। जब अब आदमी आता है, मिलता है, तो आगे से आगे लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हैं फिर। क्योंकि अभी आप हम लोग उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, आपका फील्ड आप डीपली करेंगे, आपको पता है कि किधर क्या करना है, किधर क्या पूछना है, जब कोई लिंक मिलता है। अभी हमारे पास में आके कोई बैठा भी रहेगा तो हम उसको सीरियस लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा फील्ड नहीं है, हमारे काम का नहीं। हम बोलेंगे क्या करना है इससे बात करके। तो आप तो उसको पकड़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। सही है। और उधर जाने के बाद वो एकोमोडेशन के लिए आप लोग क्या चार्ज लेते हो? आप लोग का कुछ गेस्ट हाउस वगैरह है बोल रहे, देखा था मैंने। हाँ जी जी जी। हमारे पास में यहाँ पे हॉस्टल है, या डिपेंड है कि किस तरह की आपको अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप जॉइंट बेड लेते हो हॉस्टल के अंदर में, वो 20-25 यूरो पर नाइट मिलता है। अगर आप इंडिपेंडेंट रूम लेते हो हॉस्टल में, वो 40 यूरो 50 यूरो का मिलता है। होटल में लेते हो 3 स्टार 4 स्टार, फिर डिपेंड है कि किस तरह का चाहिए। या एयरबीएनबी पे पूरा अपार्टमेंट मिल जाता है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए। वो भी आप ले सकते हो। वो 500 300 600 यूरो में मिल जाता है 1 मंथ के लिए, 700 यूरो। मैं जब आता हूँ तो एक 10-15 10-12 दिन के लिए आऊंगा, तो मुझे उतना छुट्टी भी नहीं मिलेगा मेरा जॉब से। तो एक बार प्रोसेस कर लूँ और ये ओपन हो जाए, तो अभी तो वीजा ओपन नहीं होगा। वीजा यूएस जो ग्लोबल ये की ये अभी ओपन करने वाले हैं, तो इंडिया से थोड़ा है, यहाँ पे तो खोल दिया इन्होंने। यूके ओपन है, यूरोपियन ओपन है। इंडिया से थोड़ा अभी इशू होने के कारण, ये अभी कोविड का वो चल रही है सिचुएशन, इसलिए थोड़ा सस्पेंड है वीजा से। वो हो जाए तो तब मैं आता हूँ एक बार, राइट और सर। उसके बीच में टोटल प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। मेरा जाना श्योर है। अगर मेरा उधर रेसिडेंसी ना भी हो, मुझे अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत गुड। है। रेसिडेंसी तो है ही, वो तो हाँ, एक वो तो एक ये है, एडिशनल बोनस है। अगर आप कुछ एडिशनल कर रहे हो बोनस वो है। आ जाएगी साथ में, क्योंकि वो मिलनी है जब आप कर रहे हो, तो वो तो वही, ऑटोमेटिक है। अगर अगर मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, यही बहुत है।
तो आप अगर इंडिया में करोड़पति हो तो आपको पॉलिटिशियन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो वो वाला मुझे चाहिए। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो तो भी चलेगा। और रेसिडेंसी हो तो रेसिडेंसी में क्या फायदा होता है, अगर वो आपका पासपोर्ट का वैल्यू होता है, इंडियन लोगों को जैसे हम लोगों को बैंक अकाउंट में बैलेंस दिखाना पड़ता है, उधर दिखाना नहीं पड़ेगा। बराबर सिर्फ बात। टिकट काटो और चले जाओ सही घूमने। बोला, सही है, सही है। यही फैसिलिटी है। बाकी तो सब जगह काम करके ही खाना है। नेचुरली। तो वो हो जाए तो वही मेरे लिए बहुत है। तो ठीक है सर जी, मैं देखता हूँ, देखते आपके साथ तो कांटेक्ट होगा ही। मैं आपको बताता हूँ जितना जल्दी हो डेफिनेटली सके वी कैन स्टार्ट कीप करता हूँ। इट इन टच। मेल अपना भेज देना आप हमें ईमेल, उसके ऊपर में हम आपको कुछ लिंक और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे फ्यूचर में जो आपके काम की रहेगी हमारे पास में। और वी कैन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेल पे हमें ड्राफ्ट करें, वी कैन स्टे इन टच। हाँ जी, मैं व्हाट्सएप में तो बोल ही रहा हूँ, बाकी मेल में कर दूंगा जो। हाँ, मेल भी अब सिर्फ एक्सचेंज कर मुझे, लेते हैं। हाँ, ये अगर मतलब मेरा फार्मा मार्केट का कुछ लिंक मिल जाए अभी से तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वही है। विल अगर हो सके तो देखिएगा। विल ट्राई योर बेस्ट के कुछ ऐसा आएगा तो हम लोग अभी उसके ऊपर रिसर्च करके फिर से एक मीटिंग करवाएंगे आपके साथ में। अगर हमारे एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड के, आपकी फील्ड के एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे तो वी कैन स्टार्ट कन्वर्सेशन ऑन दैट सब्जेक्ट एज आप मुझे एक बार बोलिएगा तो मैं वेल। श्योर। टाइम कर लूंगा। और बाकी मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, नेक्स्ट मंथ करवाता हूँ। राइट सर। इधर लॉकडाउन में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, सब कुछ बंद है। तो एक महीना अगर ठीक ठाक हो जाए तो इनकम का सोर्स भी आ जाएगा ठीक से, सब कुछ। सही ठीक है। है, तो मैं नेक्स्ट महीने तक कर लेता हूँ। राइट सर। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थोड़ा बाय। थोड़ा याद रखिएगा। जी जी, श्योर श्योर श्योर, मैंने नोट कर लिया। अभी आपको हम भेजते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। आप अपना व्हाट्सएप पे मेल भेज देना बस अब। तो मंडे हाँ को मैं फिर कल, हाँ आज तो छुट्टी है, मंडे को फिर हम आपको कुछ शेयरिंग करते हैं, डेटा मैं भेजता हूँ कुछ आपको। ठीक। ऑलराइट, थैंक यू। बाय, थैंक यू।